नेशनलिज्म जो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के सामने ये इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में लिखा है कि यहाँ पर जो इतना बड़ा हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, उसका हम लोग कंडोन करते हैं, इस बात की हम लोग निंदा ही नहीं कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन बात यह है कि जब कोई अनफॉर्चुनेट हादसा होता है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वेपनाइज कर रही है ये इंसिडेंट्स को देश में नफरत फैलाने के लिए। उसके मेंबरान देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कितनी घिनौनी बातें करी, क्या क्या बातें करी। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कोई मेंबरान कुछ भी अनशंड कुछ भी बोल देते हैं, उन पे तो गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन गिरफ्तारी किस पे हो रही है? जो यहाँ पर प्रोफेसर साहब हिस्टोरियन, जो विश्व नामी यूनिवर्सिटी है अशोका यूनिवर्सिटी, सुबह सुबह पुलिस जाती है, प्रोफेसर साहब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पुलिस ऐसे आ रही है जैसे कि कोई टेररिस्ट को पकड़ रही है, टेररिस्ट को घसीट के लिया जाता है। उस तरह से प्रोफेसर महबूबाबाद को इतना बेरहमी से अरेस्ट किया गया। लेकिन ये सिर्फ मुद्दा नहीं है, क्योंकि अभी हमारा देश एक बहुत बड़ी चुनौती आगे सामने फेस करी है कि हम लोग लोकतंत्र रहेंगे या जल्द से जल्द हम लोग एक फेसिस्ट जो है एक रिजीम बनना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली अहम बात है कि जितना भी रिलीजियस जो यहाँ पे एक्रिमनी चल रही है, पोलराइजेशन चल रहा है, सबसे पहले इन पोलराइजेशन को आप नकारिए। आपसे दरख्वास्त है, पहले तो गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी, लव जिहाद बिल पास करेंगे, इंटर कम्युनिटी मैरिज नहीं हो सकेगी, ठीक है, जो भी यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप चल रहा है बॉय गर्ल में, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उसके बहाने युवकों को हैरेसमेंट की जा रही थी। तो ये सिर्फ एक्सक्यूज़ है, ये कुछ इंसिडेंट्स हैं। लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा कि हमारे जो संविधान में सबसे अहम प्रियम्बल में क्या चीज़ लिखी हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम भारत के लोग हम अपने आप को ये संविधान प्रदान करते हैं, ये संविधान देते हैं। दैट मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। शब्द ये नहीं बोला कि कोई ये हिंदू लोग अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करते हैं, मुस्लिम लोग ये प्रदान करते हैं या भारत सरकार प्रदान करती है। सबसे बड़ी बात ये लिखा गया है, बोला है वी द पीपल। और पीपल कौन हुआ? पीपल मतलब ऑर्डिनरी सिटीजन्स लाइक यू एंड मी, आप हम जैसे जो आम आदमी हैं, आम लोग, वो बनते हैं जो पीपल ऑफ इंडिया। तो हम पीपल ऑफ इंडिया तय करेंगे कि हमें एक फैसिस्ट सरकार चाहिए या हमें एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सरकार चाहिए जो असूलों का पालन करे, जो यहाँ पे विवाद नहीं करे, धर्म के नाम पर बंटवारा ना करे। हम लोग एक बंटवारा देख चुके हैं 1947, अभी 2025 में आफ्टर सो मेनी इयर्स वी डू नॉट वांट टू सी अनदर पार्टीशन। तो सबसे पहले आप देखिए, जो एक टाइम पे एक एकता, एक डेवलपमेंट का प्रतीक रहा करता था बुलडोज़र, अभी वो बुलडोज़र जो राज है वो इट्स बिकम synonymous with harassment, it's become synonymous with torture. And if you look at this, if we have to choose that image to represent the governance model of today's BJP under Prime Minister Narendra Modi, it would be the bulldozer. अभी bulldozer क्या हो गया? एक प्रतीक हो गया. It's become a symbol of fear, it's become a symbol of subjugation, it's become a symbol of vengeance and harassment. Please reject this bulldozer politics. You know, if you're trying to intimidate marginalized communities, what is the Bharatiya Janata Party doing these days? It is using the bulldozer to demolish homes of the already marginalized. And who are the marginalized? It means the minorities, the Dalits, and the poorest sections of society. Their homes, their shops are the ones that are being demolished. अब eviction drive के नाम पे आप देखिए, अभी हाल में 1100 घरों और 100 बिजनेसेस, मतलब जो दुकानें होती हैं, छोटी छोटी शॉप्स होते हैं, उन पे डिमोलिशमेंट ड्राइव हुई। अब क्या बोल रही है सरकार? हम लोग रिवर फ्रंट का ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, किसके लिए? टूरिज्म के लिए। मैं आपको ये याद दिला लूँ, यहाँ पे कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं हो रही, कोई यहाँ पे जो है टूरिज्म का ड्राइव नहीं हो रहा। सच ये है कि यहाँ पे क्लेंजिंग हो रही है, एथनिक क्लेंजिंग, गरीबों की, दलितों की, देश की माइनॉरिटीज़ की। और यहाँ पे जो गरीब माइनॉरिटीज़ मतलब मुसलमान, क्रिश्चियन, ट्राइबल्स, दलित्स,
उनको पुश किया जा रहा है इनटू इनविजिबिलिटी। मतलब आप दिखे ना, आप बोले ना, गूंगे बन के रहिए, आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बोले जाएंगे आपको गिरफ्तार किया जाएगा। जब आर्यन खान का अरेस्ट हुआ कुछ साल पहले बहुत ही फ्लिमसी चार्जेस में, वो एक सिंबल, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। भारत सरकार ये ऐलान कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी, देखिए हम शाहरुख खान जो इंडिया का इतना बड़ा सुपरस्टार है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी अलग अलग धर्म के लोग उसकी पिक्चरें जा के हॉलों में भर के देखते हैं, उसके बेटे को हम गिरफ्तार करेंगे, आप भी बच के रखो, डर के रहो। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद बहुत एक रिस्पेक्टेड प्रोफेसर हैं, हिस्टोरियन हैं, स्कॉलर हैं, उनका अरेस्ट का क्या मतलब होता है? उनका अरेस्ट का मतलब है अगर हम इतने बड़े प्रोफेसर साहब को अरेस्ट कर सकते हैं ब्रॉड डे लाइट में, आप अपना एक राय देंगे फेसबुक पे, ट्विटर पे, आपका चंद मिनटों में अरेस्ट हो सकता है। इस तरह के डर के माहौल में हम लोग को तय करना है कि हम लोग किस तरह की डेमोक्रेसी चाह रहे हैं, और हम लोग तय करेंगे कैसे कि हमारे इलेक्टेड जो बॉडीज़, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो हम लोग वोट देते हैं, प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोग सोच समझकर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करें, समर्थन करें, जो आपके साथ खड़े रहें, आपके सुख दुख में, परेशानी में, जो आपकी प्रॉब्लम्स हल कर सकें, जो यहाँ पे डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत कर सके। यहाँ पे आप देखिए ये पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी लगी हुई है ऑपोजिशन लीडर्स को अटैक करने में। जनरल इलेक्शन से पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब को अरेस्ट किया हुआ। ये दुनिया की डेमोक्रेसी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल साहब, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, बिना कोई कन्विक्शन के अरेस्ट हो जाते हैं चंद महीनों के इलेक्शंस में। क्या ऐलान हो रहा है कि ऑपोजिशन कुछ नहीं है, हम एक वन स्टेट वन इलेक्शन वन पार्टी रूल बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट मैसेज बीइंग ड्रिवन आउट टू द सिटीजनरी ऑफ इंडिया दैट they do not like the opposition. They say we are a democratic country, but they do not believe in the principles of democracy. It means the voices of dissenters, voices of scholars, voices of professors, voices of students will also be stifled. आप देख लीजिए अटैक इतने सालों में, कभी JNU में अटैक हो रहा है, कभी जादवपुर यूनिवर्सिटी में अटैक हो रहा है, AMU में अटैक हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहा है। रात के अंधेरे में लोग आते हैं, अटैक करते हैं लाइब्रेरी को, यूनिवर्सिटी को। और यहाँ पे जो इतने स्टूडेंट्स हैं, दे आर बेयरिंग द ब्रंट। वो लोग चोट खाते हैं, मार खाते हैं, लाठियाँ खाते हैं। किस लिए? बिकॉज दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं। आप देख लीजिए अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 में द BJP encashed over 660 crore worth of electoral bonds, nearly half of all such bonds issued. While the bonds were introduced as a means of bringing transparency to political funding, they have achieved the opposite. The entire process is opaque, unaccountable, and has tilted the playing field in favor of the ruling party. सबसे ज़्यादा electoral bonds का खर्चा जो अमासिंग होती है वो कौन से राष्ट्रीय दल ने की है? वो है भारतीय जनता पार्टी। आप देख लीजिए, it's like a scary number, and you'll be able to realize how skewed the number is. You know, when elections come, they have the complete playing field in front of them. They have the money, they have the resources, they have the goons, they have the weapon. अभी आप देख लीजिए यहाँ पे वायर का किस तरह से हमला हुआ, मतलब कि आप वेबसाइट ही आप उससे उड़ा देंगे। मतलब people should not read what is happening in the country. People should see only these far right channels, propaganda channels, and get brainwashed. They don't want to hear or read alternate press at all. पैलेस्टीन की बात करते हैं। आप तो देख रहे हैं कि सबसे बड़ा विश्व में यहाँ पे एक जेनोसाइड चल रहा है, ठीक है। नाउ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी आप देख लीजिए, मतलब नेहरू से वाजपेयी के टाइम से we have upheld our commitment to Palestine. Today the Prime Minister, what does he do? He embraces Israeli leadership as
global institution label the actions in Gaza as genocide. यहाँ पे condemn हो रहे हैं, बहुत colleges, universities हैं जो गाजा जो इजरायली लीडरशिप को कंडेम कर रही हैं, लेकिन हमारे भारतीय के प्रधानमंत्री जी जाकर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से शेक हैंड करते हैं एंड से दैट आई एम गिविंग यू सपोर्ट. हिस्टोरिकली इफ यू लुक एट इट, आवर इंडियन PMs हैव ऑलवेज सपोर्टेड पैलेस्टीन, द कॉज ऑफ पैलेस्टीन. सो नाउ ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट ही नहीं है, ये एक मॉरल एब्डिकेशन है ड्यूटी का. Because the silence of the Indian government right now in the face of human rights violation is a betrayal of our inherited legacy. It signals to the world right now that India is willing to trade its principles for political alliances, even if it means supporting military aggression against civilians. अब एजुकेशन का बात कर लेते हैं. आपको तो पता है NCERT क्या लगी हुई है. यहाँ पर आप देख रहे हैं 16th century के चैप्टर्स. हाँ, আমি শেষ করছি. ये जो है they are ending those important syllabus like the Mughal dynasty, secularism. If you look at important chapters of federalism, now what do? Is this a curriculum revision? We want to ask the Bharatiya Janata Party, or is it historical erasure? Because it is being replaced by superstitions. अगर आप NCERT बोलिए, आप महाकुंभ के बारे में चैप्टर्स पढ़िए और आपको ये जो है 16th century के बारे में, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. Don't we take it as a personal responsibility that we need to ensure that our children are reading topics like secularism, democracy, and chapters on civics, and also reading about medieval history, not just about mythology. Read mythology for good, but we cannot erase chapters, you know, important pertinent chapters and events that have transpired in history. So what we need to say is we all need to stand up. We are the people of India. We need to ensure that India remains a strong, robust, thriving democracy where each of you has the right to question the government. Each of you has the right to put up an opinion out there, because technically today what the situation is, we all are a tweet away from detention. And let us be forewarned. Let us be forewarned that this cannot continue forever. We need to stand tall. We need to stand together. We need to safeguard our rights, safeguard the principles of our democracy. Jai Hind. Thank you so much.